अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है गैस टरबाइन विद इंटरकूलिंग री हीटिंग एंड रीजनरेशन। ये बेसिकली वही है जो हमारे पास स्टीम पावर प्लांट में था। री हीट हम स्टीम पावर प्लांट में करते थे, रीजनरेशन भी स्टीम पावर प्लांट में करते थे। इंटरकूलिंग एक नई चीज़ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये तीनों एक ही टॉपिक में कवर हैं, तो हम भी फिर एक ही टॉपिक में कवर कर लेंगे। न्यूमेरिकल तीनों के अलग अलग कर लेंगे हम। तो ये इस बुक में एक्सप्लेन है, इसकी मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हैं, तो उससे थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाएगा आपको। तो क्या है मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। हमने जो पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है गैस टरबाइन की। तो 3 मेथड है, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, रीजनरेशन। रीहीटिंग तो आपको याद होना चाहिए। रीहीटिंग में क्या करते थे, हम हाई प्रेशर टरबाइन से लेते थे, रीहीट करते थे एंड देन लो प्रेशर टरबाइन में एंटर कर देते थे। और रीजनरेशन में क्या होता था रीजनरेशन में हमारे पास होता था फीड वाटर टैंक, ओपन एंड क्लोज 2 फीड वाटर टैंक थे। उसमें हम जो पानी जा रहा होता था बॉयलर में उसको हीट अप कर देते थे, तो वो रीजनरेशन होती थी। तो एग्जैक्टली इसके यहाँ पे केस में भी ऐसे ही है कि जो एयर जा रही होगी हमारे पास कंबस्टन चैम्बर में, हम उसको हीट कर देंगे तो वो रीजनरेशन हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास इंटरकूलिंग है। इंटरकूलिंग में क्या है हमारे पास कि हम 2 कंप्रेसर यूज़ कर लेते हैं। यही एक नई चीज़ है हमारे पास। क्या करते हैं, हम पहले एक छोटा कंप्रेसर लगाते हैं, लो प्रेशर कंप्रेसर। उसके बाद हम उसको इंटरकूल करते हैं एयर को, क्योंकि जब एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम इंटरकूल करके वापस उसका टेम्परेचर ले जाते हैं एंड देन एक हाई प्रेशर कंप्रेसर लगाते हैं एंड देन उसके बाद हम कंबस्टन चैम्बर के अंदर जाते हैं और उसके बाद टरबाइन के अंदर। और ये जो टरबाइन है ये हाई प्रेशर कंप्रेसर को भी चला रही है और लो प्रेशर कंप्रेसर को भी चला रही है। एंड उसके बाद ये एग्जॉस्ट हो जाती है और टरबाइन के साथ जनरेटर होगा जो वर्क जनरेट करेगा। सो अब क्या चीज़ चेंज आई है हमारे पास, 1 से 2 ये प्रोसेस, लो प्रेशर कंप्रेशन। फिर 2 से 3 हमारे पास इंटरकूलर, ये उसने लिखा हुआ है। 3 से 4 ये लिखा है उसने हाई प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर है। देन 4 to 5 नॉर्मल जिस तरह हमारे पास कंबस्टन चैम्बर होता है वो है। एंड देन 5 to 6 हमारे पास टरबाइन, और वो ये टरबाइन है। तो ये अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा थोड़ा सा। इसकी हम टीएस डायग्राम अगर देख लें तो टीएस डायग्राम कुछ ये बनती है। अब हमारे पास 1 से 2 क्या था, कंप्रेसर। तो हम कंप्रेसर की लाइन कुछ ऐसे करके शो करते हैं, ये उसने यहाँ से 1 से 2 शो कर दिया। अब 2 से 3 क्या हो रहा है, इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में क्या उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये उसकी हमने शो कर दिया टेम्परेचर आपके पास इंटरकूलिंग में हमने कम कर दिया। एंड देन 3 से 4 क्या हो रहा है, हाई प्रेशर कंप्रेसर है। अगेन ये जो है आपके पास कंप्रेशन हो रही है, जिस तरह 1 से 2 हो रही थी ऐसे 3 से 4 हो रही है। मेरे माइंड में ये आ रहा था कि स्टूडेंट्स कुछ कहेंगे ये 2 से 3 ऐसे क्यों जा रहा है। तो ये जो हमारे पास हीटिंग कूलिंग की लाइन वो ऐसी होती है नॉर्मल, आपने देखा होगा हम शो करते थे हीटिंग ऐसे शो करते थे, और हीट एक्सचेंजर में कूलिंग हो रही तो ऐसे शो करते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही लाइन है, जिस तरह ये ऊपर नीचे वाली लाइन है तो ये भी वही लाइन है ऐसे कि कूलिंग हो रही है इस लाइन के ऊपर ऐसे नीचे, और हीटिंग हो रही है तो इस तरह ऊपर को जा रहे हैं, और यहाँ पे कूलिंग हो रही थी तो नीचे को आ रहे हैं। तो ये वो लाइन जो 1 से 2 के बाद मैंने इस तरह ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली ये वाली लाइन है। जिस तरह ये कूलिंग वाली लाइन होती है एग्जैक्टली ऐसे ये वाली कूलिंग वाली एक लाइन है। तो ये इंटरकूलिंग हुई है, हीट एक्सचेंजर है उसने कूल किया है, ये हमारे पास 2 से 3 पॉइंट आ गया। देन 3 से 4 हमारे पास क्या था, हाई प्रेशर कंप्रेसर, ये उसने कंप्रेस कर दिया। एंड देन 4 से 5 अब हमारे पास ये 4 से 5 जो है वो कंबस्टन चैम्बर है यहाँ तक। 4 से 5 कंबस्टन चैम्बर है। 5 से 6 हमारे पास क्या है, टरबाइन है एंड ओपन साइकिल है। तो ये उसने वो एक सिर्फ कंप्लीट करने के लिए या डॉटेड आप लाइन लगा दें 6 से 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टीएस डायग्राम थी और ये हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम। तो ये बेसिकली हमारे पास इंटरकूलिंग है। अब आप एक बात का ख्याल करें कि 2 कंप्रेसर लगाने से अगर तो एक ही कंप्रेसर होता फिर क्या होता, ये लाइन यहाँ पे अटैच हो जाती और फिर क्यू इन यहाँ से यहाँ तक होता, तो ये वाला क्यू इन थोड़ा होता। पर जब हमने 2 कंप्रेसर लगाए हैं, यहाँ पे गए हैं यहाँ से, अब क्यू इन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्यू इन हमारे पास क्या है, ज़्यादा हो गया, क्यू इन इंक्रीज कर गया, क्यू इन इंक्रीज कर गया। एक तो ये बात है। दूसरा एफिशिएंसी कैसे ज़्यादा हुई,
बेसिकली एफिशिएंसी नहीं ज़्यादा हुई इंटरकूलिंग लगाने से, हमें डब्ल्यू आउट ज़्यादा मिला। एरिया अंडर द कर्व आपको पता है, एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा हो गया तो हमारे पास डब्ल्यू आउट इंक्रीज़ कर गया, डब्ल्यू आउट इंक्रीज़ कर गया, साथ ही क्यू इन भी इंक्रीज़ कर गया। तो हमारे पास डब्ल्यू आउट इंक्रीज़ किया है, क्यू इन भी इंक्रीज़ किया, ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी जो सिस्टम की है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी इस केस में। बेशक आपके पास डब्ल्यू आउट इंक्रीज़ कर गया है, पर क्यू इन इंक्रीज़ करने की वजह से थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से हम कभी भी सिंपल इंटरकूलर नहीं यूज़ करते, हम कोई ना कोई साथ मॉडिफिकेशन उसके करते हैं। सिंपल इंटरकूलिंग ने क्या किया, वर्कआउट तो ज़्यादा कर दिया पर क्यू इन भी ज़्यादा कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो कंप्रेसर का, अच्छा कंप्रेसर दो हमने कंप्रेसर क्यों लगाए हैं, उसकी रीज़न एक्चुअल में होता ही है कि अगर आप एक लार्ज कंप्रेसर लगाते हैं तो उसमें आपके पास एफिशिएंसी उसकी कम होती है। लाइक हम कहते हैं ना 85% एफिशिएंसी न्यूमेरिकल्स में हम देख रहे हैं एक्चुअल में। तो एक लार्ज कंप्रेसर लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है क्योंकि उसके पार्ट्स बड़े होते हैं, उसको मूव करना ज़्यादा मुश्किल है, ज़ाहिर सी बात उसने रोटेट करना है, ब्लेड्स होते हैं उसमें, तो इन सब की वजह से उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो उसी की जगह अगर हम दो छोटे कंप्रेसर लगा दें, दो ये छोटे कंप्रेसर, तो फिर क्या होता है कि फिर हमारे पास एफिशिएंसी दोनों की ज़्यादा होती है। लाइक ये भी हो सकता है इसकी भी 90% हो, इसकी भी 90% हो, हमारे पास 90% एफिशिएंसी है। और अगर हम लार्ज कंप्रेसर लगाएं हो सकता है उसकी 75% एफिशिएंसी हो। तो इस वजह से हम दो कंप्रेसर लगाते हैं और इस वजह से इंटरकूलिंग करते हैं। तो एक तो कंप्रेसर का वर्क डिक्रीज़ हो जाता है, इंटरकूलिंग का बेनिफिट क्या है, कंप्रेसर का वर्क डिक्रीज़ हो गया, साथ साथ डब्ल्यू आउट इंक्रीज़ हो गया, ये बेनिफिट है। बट जो डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको बता दिया कि क्यू इन भी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उस एफिशिएंसी को चेंज करने के लिए फिर हम इसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अब इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो आपको पहले ही पता है कि अगर आपने कंप्रेसर का वर्क फाइंड करना है तो T2 माइनस T1 एंड T4 माइनस T3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दो कंप्रेसर हो गए, ये कंप्रेसर 1 है प्लस कंप्रेसर 2, तो दोनों ऐड हो गए। इसी तरह अब आपके पास क्यू इन क्या होगा, T5 माइनस T6, और टर्बाइन आउट क्या होगा, T5 माइनस T6, सॉरी ये होगा T5 माइनस T4, T5 माइनस T4, और ये होगा T5 माइनस T6। तो ये फार्मूलाज आपके वैसे ही चेंज हो जाएंगे। तो ये वो सारे आपको फार्मूलाज बताए हुए हैं। सेकंड हमारे पास है रीहीटिंग। रीहीटिंग में क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इंटरकूलिंग का न्यूमेरिकल आएगा ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंटरकूलिंग के साथ क्या यूज़ करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। अभी आ गया इंटरकूलिंग हमारे पास, इंटरकूलिंग वो आपको पता होगा, सॉरी रीहीटिंग आ गया। रीहीटिंग आपको पहले ही पता है, ये एग्जैक्टली वैसी है कि कंप्रेसर था, कंप्रेसर के बाद कंबस्टन चैम्बर आया, कंबस्टन चैम्बर के बाद पहले आपके पास कहाँ पे हाई प्रेशर टरबाइन में गया, हाई प्रेशर टरबाइन से फिर वो रीहीट होता है, तो ये रीहीट की लाइन उसने शो कर दी, रीहीट की लाइन, एंड देन वो लो प्रेशर टरबाइन में जाता है, एक्सपैंड होता है, एंड देन आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यही है, पहले कंप्रेसर है, फिर कंबस्टन चैम्बर उसने 1 लिख दिया, फिर हाई प्रेशर टरबाइन है, फिर उसने उसको रीहीट कर दिया, रीहीट उसी कंबस्टन चैम्बर में कर दें, अलग कंबस्टन चैम्बर में कर दें, उसमें तो बॉयलर होता था ना, हम पानी को वापस बॉयलर में ले जाते थे। यहाँ पे हो सकता है आपके पास 2 कंबस्टन चैम्बर हों, या हो सकता है आप उसी कंबस्टन चैम्बर में वापस ले जाएं। तो ये डायग्राम बस यही है कि वो रीहीट कर रहा है कंबस्टन चैम्बर 2 में, एंड देन आपके पास लो प्रेशर टरबाइन है, एंड देन एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अब आपको अगर इसके फार्मूले बनाने पड़े तो अब डब्ल्यू टरबाइन का फार्मूला चेंज हो जाएगा, T3 माइनस T4 प्लस T5 माइनस T6 एंड CP दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह फार्मूला इसका चेंज हो जाएगा। तो आपको मेरा ख्याल अब ये रीहीटिंग भी समझ आ गया होगा कि रीहीट एग्जैक्टली वैसे ही है जिस तरह स्टीम वाला है। अगर आपको वो समझ आया होगा तो ये भी आ गया होगा। एंड देन वो अगेन आपके पास 2 फार्मूलाज चेंज होंगे, एक तो आपके पास फार्मूला चेंज हो जाएगा टरबाइन का, और दूसरा आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, क्यू इन का, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू इन हो रहा है और यहाँ पे भी क्यू इन हो रहा है, तो ये दोनों फार्मूला चेंज हो जाएंगे। ये उसने हीट सप्लाइड का फार्मूला लिख दिया। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन भी आपको अगर याद हो, वो फीड वाटर टैंक होता था, उसमें जो पानी बॉयलर के अंदर जा रहा था हम उसको हीटअप कर देते थे। तो इस केस में एयर है, ये एयर थी,
इसने ये कंबस्टन चैम्बर के अंदर जाना था यहाँ पे, तो हमने उसको क्या किया, रीहीट कर दिया। रीहीट कैसे, प्री हीट कर दिया, प्री हीट इसको कहेंगे, रीहीट, प्री हीट कर दिया। कैसे कि जो टरबाइन से एयर एग्जॉस्ट हो रही थी उसको हमने एक हीट एक्सचेंजर से पास करवा के फिर एग्जॉस्ट करवाया। तो पहले हम यहाँ से डायरेक्ट एग्जॉस्ट करा देते थे, अब हमने ऐसे नहीं किया। ये हमने एग्जॉस्ट को यहाँ से पास किया हीट एक्सचेंजर से और फिर उसको एग्जॉस्ट करवाया। और वो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, वो हीट एक्सचेंजर किससे हीट एक्सचेंज कर रहा है, जो कंप्रेसर से एयर आ रही है हमारे पास, ठंडी एयर आ रही होगी, उसको हीटअप किया एंड देन कंबस्टन चैम्बर के अंदर भेजा। तो इस केस में हमारे पास टीएस डायग्राम कुछ ये बनती है, थोड़ी सी छोटी है, इसको बड़ा कर लेते हैं। सर समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी है कि अब देखिए 1 से 2 क्या था कंप्रेसर, ये 1 से 2 हमारे पास कंप्रेसर हो गया, ठीक है। 2 से 3 हमारे पास क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो हीट की लाइन मैंने आपको बताया कि इसी फॉर्म में होगी। तो ये 2 से 3 हमारे पास यहाँ तक क्या चीज़ हो रही है, रीजनरेशन हो रही है, क्यों इन नहीं हो रहा यहाँ तक। 2 से 3 ये आपके पास हीट एक्सचेंजर है, रीजनरेशन हो रही है। एंड देन 3 to 4 हमारे पास कंबस्टन चैम्बर है, तो ये 3 to 4 हमारे पास क्यू इन होगा कंबस्टन चैम्बर में। एंड देन 4 से 5 हमारे पास टर्बाइन है। एंड देन 5 to ये 0.6 वाला होगा हमारा यहाँ पे 5 to 6 हमारे पास क्या है, हीट एक्सचेंजर है अगेन। एंड देन 6 पॉइंट पे वो एग्जॉस्ट हो जाता है ऐसे। तो ये हमारे पास साइकिल है, और साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम डॉटेड लाइन में यहाँ 1 तक उसको मिला देते हैं। तो ये हमारे पास ये जो जगह है, ये वाली, ये है क्यू रीजनरेशन, इसको कह सकते हैं REG। और ये वाली जगह जो है ये आपके पास क्यू इन होगा, ठीक है। तो ये टीएस डायग्राम में चेंज आई है। तो अगेन इसमें जो फार्मूलाज चेंज होंगे वो जब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी तो बस आपको थोड़ी सी टीएस डायग्राम और थ्योरी और ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है इफेक्टिवनेस का। इफेक्टिवनेस बेसिकली वो जिस तरह फीड वाटर के हम ऊपर एनर्जी इन एनर्जी आउट का फार्मूला लगाते थे, इसी तरह यहाँ पे इफेक्टिवनेस का एक फार्मूला है। इफेक्टिवनेस होती है हीट एक्सचेंजर की, कितना इफेक्टिव है वो। लाइक अगर आपने हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ा होगा, उसमें होता है कि 40% है, 50% है, तो वो इफेक्टिवनेस होती है उसकी कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर था, 40% का क्या मतलब है कि 100 से जो अगर आपके पास एक जगह से पानी 0 आ रहा है इनलेट में और दूसरी जगह से 100 आ रहा है, तो जो 0 वाला है वो 40 उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। तो ये उसकी इफेक्टिवनेस होती है। तो ये भी न्यूमेरिकल जब आएगा तो फार्मूला आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज़ होना है। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं, हमने पढ़ लिए इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। अब एक लास्ट बात जो मैंने सबसे पहले की थी कि इंटरकूलिंग से हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये साइकिल है, अब ये साइकिल में उसने देखिए क्या किया है, उसने कंप्रेसर 1 यूज़ किया है, इंटरकूलिंग यूज़ किया है, कंप्रेसर 2 यूज़ किया है। तो मैंने आपको बताया कि एक बड़े कंप्रेसर लगाने से एफिशिएंसी कम होती है, उसका एफिशिएंसी 75% 60 इतनी होती है। तो एक तो उसने 2 कंप्रेसर लगा के एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर ली इंटरकूलिंग लगा के। अब इंटरकूलिंग से क्या हुआ कि हमारे पास वो इंक्रीज़ होना था कंबस्टन चैम्बर में, तो उसने साथ ही रीजनरेटर भी लगा लिया, फिर कंबस्टन चैम्बर में गया एंड देन रीहीट भी लगा लिया। सो वो क्या करता है, कम्बिनेशन यूज़ करता है इंटरकूलर के साथ। इंटरकूलर के साथ कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी होगी, या रीजनरेटर होगा या हमारे पास रीहीट होगा, ताकि जितनी हमारे पास इंटरकूलिंग में, आप अगर यहाँ पे देखें इंटरकूलिंग में क्या था, क्यू इन इंक्रीज़ कर जाना था। तो जितना ये क्यू इन इंक्रीज़ करना है वो कहीं और से आए, मतलब जैसे यहाँ पे आ रहा है रीजनरेशन से, तो वो जो इंटरकूलिंग के बाद क्यू इन इंक्रीज़ हुआ है वो हमने रीजनरेटर से ले लिया और उसके बाद हमने कंबस्टन चैम्बर में एंटर किया। तो आपको अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ तो फिर वो यही हो जाएगा, अगर इस डायग्राम से बनाऊँ कि ये वाला जो होगा आपके पास ये रीजनरेशन से हो जाएगा क्यू इन, और ये वाला आप खुद करोगे उससे कंबस्टन चैम्बर में, तो फिर आपके पास एफिशिएंसी फिर उस केस में इंटरकूलर के साथ इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो वो तो न्यूमेरिकल है इसका आगे, जिसमें हमारे पास
उसने दोनों चीज़ें यूज़ की हुई हैं। तो हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो वो बताता हूँ आपको। और एक चीज़ और क्लियर करने वाली है इसके अंदर कि जब आप ये दो कंप्रेसर लगाते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम है, दो कंप्रेसर है हमारे पास, तो उसने ये टी एस डायग्राम एक्सप्लेन की है इसकी, कि हमारे पास जो प्रेशर रेशियो होती है P2/P1 वो इक्वल होती है P4/P3 के। इसी तरह इसमें जब आप करेंगे रीजनरेशन, दो टरबाइंस लगाएंगे आप, रीहीट करेंगे सॉरी, तो दो टरबाइंस होंगी, तो पहली टरबाइन का प्रेशर रेशियो और दूसरी टरबाइन का प्रेशर रेशियो सेम होती है। ये उसने है ना एक्सप्लेन किया। तो ये जब हम आगे जाएंगे तो ये न्यूमेरिकल में भी आएगा कि रेशियो कैसे सेम रहती है। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं हैंड रिटन से करूँगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्या चीज़ है। गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन है विद रीहीटिंग एंड इंटरकूलिंग। देखें दो चीज़ें, इंटरकूलिंग के साथ मैंने आपको बताया था कोई ना कोई चीज़ साथ लगेगी, तो रीहीट भी कर दिया उसने, रीहीट भी किया एंड इंटरकूल भी किया। जब ये किया तो फिर इसकी टी एस डायग्राम कुछ ऐसी बनती है, ये वाली जो उसने बनाई हुई है। ये इंटरकूलिंग की है और ये पहली टरबाइन है, फिर रीहीट होगा, फिर दूसरी टरबाइन, ये क्यों रीहीट है। तो ये हम न्यूमेरिकल जो है वो हैंड रिटन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।